बीते दिन बांग्लादेश में जो घटना घटी, उस घटना से भारत का हर एक इंसान अवगत होगा और हर एक इंसान ये भी समझ गया होगा कि ये घटना क्यों घटी। आज हम इसी घटना पर डिटेल में बात करेंगे कि बांग्लादेश में जो अभी हालात हैं वो ऐसे क्यों हुए। भारत और बांग्लादेश के इस बीच संबंध भी खुलकर सामने आए कि भारत और बांग्लादेश के संबंध किस प्रकार हैं, और इसके साथ साथ ही ये भी पता चला क्या ये जो घटना घटी बांग्लादेश में वो उनकी आंतरिक घटना है या बोले तो आंतरिक राजनीतिक घटना है, या इसमें कोई बाहरी या विदेशी हाथ भी है। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बताया था कि कोई एक सफ़ेद इंसान उनके ऊपर दबाव बना रहा है। उस सफ़ेद इंसान के बारे में उन्होंने चर्चा की थी कि वो उनसे एक आइलैंड की मांग कर रहा है, जिस आइलैंड पर वो अपना आर्मी बेस बना सके। तो आई थिंक आप समझ चुके होंगे वो किस सफ़ेद इंसान के बारे में बात कर रही थी। उसी सफ़ेद इंसान ने कुछ दिन पहले श्रीलंका में ये हालात उत्पन्न किए थे। उसी सफ़ेद इंसान ने कुछ दिन पहले पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार गिराई थी, और वही सफ़ेद इंसान जो कि मालदीव्स में पिछले दिनों हालात ख़राब करने का जिम्मेदार है। उस सफ़ेद इंसान का नाम डोनाल्ड लू है। तो पीएम शेख हसीना ने उनका नाम लेते हुए कहा कि उन्होंने मुझसे डिमांड की थी कि अगर आपको पीएम पद पर बने रहना है तो एक आइलैंड वो हमें दे दें और आप अपनी सत्ता पर बनी रहें, नहीं तो आपकी सरकार है वो हम गिरा देंगे। इमरान खान ने भी डोनाल्ड लू का ही नाम लिया था, और उनकी वजह से ही आज इमरान खान की पार्टी है वो तबाह हो चुकी है। आज इमरान खान है वो जेल में है। मालदीव्स ने भी डोनाल्ड लू का नाम लिया था। श्रीलंका जो हमारा पड़ोसी देश है उसने भी डोनाल्ड लू का ही नाम लिया था। ऐसा नेपाल में भी हुआ है, नेपाल वालों ने भी डोनाल्ड लू का नाम लिया है। लेकिन अब ये डोनाल्ड लू का नाम भारत से कैसे जोड़ा जा रहा है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। पिछले 10 सालों में भारत में जो सरकार है बीजेपी की, वो पूर्ण बहुमत वाली सरकार है। उस सरकार का स्टैंड भी एकदम से क्लियर था कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। हमें पाकिस्तान से कोई संबंध नहीं रखने हैं तो नहीं रखने हैं, हमें रसिया से तेल खरीदना है, सस्ता तेल खरीदना है तो खरीदना है, हमें यूक्रेन के बारे में कुछ नहीं बोलना है तो नहीं बोलना है, हमें अमेरिका से मित्रता रखनी है, लिमिटेड मित्रता रखनी है, हमें चाइना के बारे में क्या बोलना है। तो ये सब चीज़ें थी, वो सरकार की नीतियाँ थी, वो क्लियर थी। चाहे वो विदेश नीति हो सरकार की, चाहे वो अपने इंटरनल पॉलिटिक्स हो, सरकार के कभी भी पैर जो है वो लड़खड़ाए नहीं इस 10 सालों के दौरान। लेकिन जैसे ही पिछले इलेक्शन में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनती है तो सरकार दबाव में आ जाती है, और जिसका फ़ायदा है विदेशी पार्टियां हैं वो उठा रही हैं। अब चूँकि भारत में गठबंधन की सरकार है, तो गठबंधन की जो सरकार होती है वो बहुत प्रकार के समीकरणों से चलती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी एक इंसान स्टैंड ले सके, किसी भी बात पर अपनी बात रख सके कि नहीं हमें ये करना है। तो अब जो न्यूज़ रूम है उसमें से एक खबर आ रही है कि कैसे अब अमेरिका भारत में भी वही करने वाला है जो कि उसने भारत के पड़ोसी देशों में किया है। अब हम आपको बताते हैं कि सोशल मीडिया में ये कयास क्यों लगाए जा रहे हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के जैसा ही कुछ भारत में भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं यूनियन टेरिटरी जम्मू और कश्मीर की। जब 2019 में भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा, जो कि धारा 370 थी, वो हटा दी गई थी, उसके हिसाब से भारत सरकार ने वहाँ पर बड़ा कदम उठाया था। और भारत के गृह मंत्री ने ये भी कहा था कि जल्दी ही जम्मू और कश्मीर है उसको एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। जैसे ही स्थितियाँ सामान्य होंगी यहाँ पर इलेक्शन भी होंगे, और इसके साथ साथ ही फ़िलहाल के लिए पूरे कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में बांटा गया था, जिसमें जम्मू और लद्दाख शामिल थे। तब भारत की जो गवर्नमेंट थी वो पूर्ण बहुमत की गवर्नमेंट थी। उसको पता था कि पाकिस्तान इस बात पर रोएगा, अपने पापा के पास जाएगा, अमेरिका के पास, लेकिन कुछ भी फ़र्क उसका पड़ेगा नहीं, क्योंकि भारत इतना मजबूत था कि वो ऐसे डिसीजन था वो ले सकता था। अब चूँकि जम्मू और कश्मीर में इलेक्शन की डेट है वो आ गई है, तो वहाँ की एक पार्टी है एनसीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी, जिसके प्रेसिडेंट हैं उमर अब्दुल्ला। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये बताया है कि अगर कश्मीर के अंदर हमारी सरकार बनती है तो सबसे पहले हम पाकिस्तान से बातचीत का रास्ता खोलेंगे, जो कि भारत सरकार ने बिल्कुल ही बंद किया हुआ है। भारत सरकार का स्टैंड क्लियर है कि पाकिस्तान से कोई भी बातचीत तब तक नहीं हो सकती जब तक कि पाकिस्तान से आतंकवाद ख़त्म नहीं होगा।
भारत का स्टैंड एकदम क्लियर है, वो पाकिस्तान से कुछ समझते ही नहीं है, पाकिस्तान को हमें देखना ही नहीं है, पाकिस्तान को हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने अपने मैनिफेस्टो में ये लिखा है कि सबसे पहले पाकिस्तान से बातचीत के रास्ते खुलेंगे, और मैनिफेस्टो के दूसरे नंबर पे उन्होंने ये भी लिखा है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो वापस से कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे, यानी कि जो धारा 370 है वो वापस से कश्मीर में लागू होगी। इसके साथ साथ ही इस बात की अटकलें फिर से लागू हो जाती हैं कि जैसे ही उनका मैनिफेस्टो आता है वैसे ही अमेरिका के एक डेलीगेट्स हैं वो तुरंत ही उमर अब्दुल्ला से मिलने कश्मीर चले जाते हैं। अब कोई भी डेलीगेट्स किसी भी देश का जब किसी दूसरे देश में जाता है तो केवल ऐसा नहीं है कि विपक्ष के ही नेताओं से मिले, वो पक्ष के नेताओं से भी मिलता है, विपक्ष के नेताओं से भी मिलता है। लेकिन यहाँ पर केवल अमेरिकी डेलीगेट्स केवल और केवल उमर अब्दुल्ला से मिले, और उमर अब्दुल्ला ने उनसे इस बात पर चर्चा की कि कैसे हमारे कश्मीर में टूरिज़्म को बढ़ावा दिया जाए। जो उन्होंने पॉलिसी लगा रखी है, अमेरिका का स्टैंड है कश्मीर के लिए, तो वो अपना स्टैंड बदले और हमारे यहाँ टूरिज़्म बढ़े। अमेरिका की एक खुफिया एजेंसी है जिसको CIA बोलते हैं, कि जब कोई भी अमेरिकन डेलीगेट्स जाता है किसी भी कंट्री में तो लोगों को ये लगता है कि जिस भी नेता से मिल रहे हैं वो पावरफुल है, यानी सत्ता में आ सकता है, इसीलिए तो अमेरिकन डेलीगेट्स उनसे मिलने आ रहे हैं। तो इसका लाभ है वो ज़रूर ही उमर अब्दुल्ला की पार्टी को मिल सकता है। इसके साथ ही चर्चा में आता है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूक्रेन दौरा। तो इस बात को भी समझना होगा कि आज तक प्रधानमंत्री मोदी 10 साल में एक भी बार यूक्रेन नहीं गए हैं। इतनी सारी घटनाएं हो गई फिर भी वो यूक्रेन नहीं गए हैं। क्या इस बार वो अमेरिका के दबाव में यूक्रेन गए हैं? क्या ऐसा हुआ है कि उन्हें यूक्रेन जाना पड़ा? तो इस बात की भी संभावना हो सकती है कि मोदी सरकार है वो पूर्ण बहुमत में नहीं है, वो अमेरिका के दबाव में हो कि आप अगर मेरे कहने पे यूक्रेन नहीं जाएंगे तो हो सकता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे हालात हैं वो भारत में हो सकें। कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन के प्रधानमंत्री जेलेंस्की से मिले तो उसके बाद ही जेलेंस्की ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी जिसमें कि उन्होंने कहा कि अगर मोदी जी आप लगातार रसिया से तेल खरीदते जाएंगे तो रसिया मजबूत होता जाएगा और वो उन्हीं पैसों का उपयोग हमारे खिलाफ हथियारों में करेगा, तो इसलिए आप सबसे पहले तो रसिया से तेल खरीदना बंद कर दीजिए। इसके साथ ही पंजाब केसरी अखबार में एक न्यूज़ छपती है कि अमेरिकन एम्बेसी ने भारत के जो किसान नेता हैं उनको चाय पर बुलाया। तो ये जो चाय पर बुलाना है, क्या इतना सिंपल सा लगता है आपको? अगर भारत में कोई आंदोलन कर रहा है या किसान आंदोलन कर रहे हैं तो उसका जो भी सॉल्यूशन होगा वो भारत की सरकार पक्ष और विपक्ष दोनों ही मिलकर करेंगे। इसमें किसी भी विदेशी ताकत का हाथ नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही ABP न्यूज़ में एक इंटरव्यू में किसान नेता राकेश टिकैत साहब ने बयान दिया था कि जो हालात अभी बांग्लादेश में हैं और पाकिस्तान में हैं, ऐसे हालात तो भारत में भी ऑलरेडी बने हुए हैं। उनसे भूल हो गई थी, जो वो किसान आंदोलन जब पिछली बार हुआ था उस टाइम वो ट्रैक्टर लेके लाल किला चले गए थे। उन्हें किसी ने बरगला दिया था, उनको लाल किला नहीं जाना चाहिए था, उन्हें उसी समय ट्रैक्टर लेके संसद जाना चाहिए था। तो ये सरकार कब की गिर गई होती है, उसी समय ये सरकार गिर जाती। तो इन बातों को आप ज़रूर ध्यान में रखिए। क्या इन बातों का जो अर्थ है वो क्या निकलता है? क्या भारत में सच में संकट छाया हुआ है, या क्या भारत में भी ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जो बांग्लादेश और पाकिस्तान में हुई हैं? इन सभी खबरों की मैं पुष्टि नहीं करता हूं, केवल मैं संभावना जता रहा हूं कि ऐसी सब परिस्थितियां भारत में भी हो सकती हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर ज़रूर करें। धन्यवाद।